हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सिंस आपको पता है कि बहुत कम टाइम रह गया है सीडीएस के एग्जाम के लिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ जियोग्राफी। और यहाँ पर मैंने इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं वो सारे कंपाइल करे हैं इन अ सिंगल वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड क्या होता है? ये एक इमेजिनरी हॉराइजेंटल लाइन होती है रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। मतलब दिस इज आवर ग्लोब और ये जो 0 डिग्री की लाइन है ना, दिस इज द इक्वेटर। अब लाइंस ऐसे पैरेलल जा रही है टू द इक्वेटर, इसे ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, एंड लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्थ या फिर साउथ में मेजर किया जाता है। और 1 डिग्री जो होता है ना वो 111 किलोमीटर्स होता है। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप प्लीज याद रखना ये सब। अब टोटल 181 लैटिट्यूड्स है। 181 क्यों? क्योंकि एक तो हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर और ऊपर 90 है और नीचे 90 है, इसीलिए 90 + 90 + 1 इज इक्वल टू 181 टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। नाउ वी हैव लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक बेसिक चीज है, ये हमारा हो गया ग्लोब। जो बीच वाली लाइन होती है दैट इज 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ पर होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है 90 डिग्री साउथ पोल। ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें और लाइंस होती है, ये वाली जो होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ओके, जो होती है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब ऊपर आती है एक और लाइन जो कि आर्टिक सर्कल होता है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होती है, और यहाँ नीचे एक और आती है जो कि एंटार्क्टिका सर्कल होती है जो होती है हमारी 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना वो सिर्फ वर्टिकल लाइन होते हैं ग्लोब में, ठीक है। और ये हम मेजर करते हैं डिग्री ईस्ट या वेस्ट में फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं, वैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और आपको पता है एक चीज कि जो भी आपने कभी कभी देखा होगा कि जो इंडिया का टाइम है वो +5:30 क्या लिखा रहता है, जीएमटी लिखा रहता है। तो सारे जो टाइम्स होते हैं ना वो ग्रीनविच से मेजर किए जाते हैं, बिकॉज जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना वो ग्रीनविच लंदन से पास करता है। अब कितने हैं टोटल लॉन्गिट्यूड्स? दैट इज 360 डिग्री। सो इट्स 180 डिग्री ईस्ट + 180 डिग्री वेस्ट। और अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री, आप सबको पता होगा, इन 24 आवर्स, मतलब 1 आवर में 15 डिग्री। और अगर मिनट्स में पूछा जाए तो एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स टाइम डिफरेंस, ओके। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में हमें ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड रेंज है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड रेंज है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आप प्लीज याद रखना। और इंडिया ना नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि मिर्जापुर यूपी से पास करता है, इस जगह से पास करता है। आईएसटी मैंने अभी आपको बताया 5:30 अहेड है जीएमटी से। और ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा आईएसटी है वो कितने स्टेट से पास होता है। तो आप मैप में अगर देखोगे तो ईजी होगा आपको समझने में। सबसे पहले वी हैव उत्तर प्रदेश, तो ये जो मैंने बोला मिर्जापुर जगह है यूपी में, वहां से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, देन वी हैव उड़ीसा एंड एट लास्ट वी हैव आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना। अब इंडिया टाइम जोन, इंडिया यूजेस अ सिंगल टाइम जोन कवरिंग ऑलमोस्ट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब 2 आवर डिफरेंस इन टाइम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो अरुणाचल है यहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, राइट। और जब हम ऐसे इस तरफ वेस्ट में आते हैं देन वी हैव द वेस्ट लाइक गुजरात, गोवा, तो यहाँ पर सबसे लेट होता है सनराइज। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर अगर 5 बजे होता है तो यहाँ पर 7 बजे होगा। अब एक्सट्रीम ईस्ट अरुणाचल प्रदेश सी सनराइज 2 आवर्स बिफोर द एक्सट्रीम वेस्ट गुजरात, यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। अब मैंने आपको अपना बेसिक एक ग्लोब का आइडिया दिया था ना, तो इसमें कुछ जोन्स होते हैं, राइट। जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये ना हॉट होते हैं बहुत ज्यादा, और इन्हें हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाला लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक ये हॉट होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सन यहाँ पर होता है, राइट। तो इस वजह से ये वार्म रीजन हो गया, तो इस वजह से ये हॉट होता है। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। अब टेम्परेट जोन क्या होता है? जो भी जोन्स बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल होते हैं, मतलब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से
आर्टिक सर्कल के बीच वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला, इन्हें हम बोलते हैं टेम्परेट जोन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेट होता है, और ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, ये बहुत कोल्डेस्ट होते हैं, इस वजह से इन्हें फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ओके, ये जोन्स डेफिनेशन क्या है, किसके बीच में क्या आता है, इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्पेशल लाइंस। ग्रीनविच मीन टाइम बताया मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, सारे वर्ल्ड का टाइम हम इसी रेफरेंस से लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। अगर हम इस लाइन को चेंज करेंगे ना तो डेट चेंज हो जाएगी। ओके, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ इफ वी क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी गो फॉरवर्ड अ डे, एंड इफ वी क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू गो बैक अ डे। ये एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। सपोज आज मंडे 10 AM है, ठीक है, और हम वेस्ट में हैं, मतलब फीजी में है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं फीजी से हवाई जाऊँ, मतलब मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाऊँ, देन आई विल गो बैक अ डे। तो मंडे था तो हवाई में क्या हो जाएगा, संडे 10 AM। अगर वेस्ट की जगह मैं ईस्ट मान लूँ, ठीक है, ईस्ट मान लूँ, तो सपोज मैं टोंगा गई, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, तो अब क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो मंडे की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे 10 AM। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आपको पता है क्या, इमेजिनरी लाइन है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ से पास होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से इंडियन स्टेट से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही बस इंडिया से पास होती है और कोई लाइन नहीं होती है। IST एक आपने ऊपर देखा है। अब जो 8 स्टेट्स है एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से, दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो ऐसे अगर आप जाओगे और मैप के हिसाब से लर्न करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। अब सीडीएस में एक और चीज पूछी जाती है कि कंट्रीज कौन सी है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप गो थ्रू कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीडीएस में ना क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक से पास नहीं होती थी, तो वो आपको पता करना था। तो प्लीज गो थ्रू कर लेना। सेम वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ से पास होती है, और ये कौन से कंट्री से पास होती है आप देख लेना। नाउ वी हैव सोलर इवेंट्स। तो ऐसे ना ईयर में कुछ स्पेशल डेज होते हैं जब दिन लंबा होता है रात से, या रात लंबी होती है दिन से, या दोनों डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं। तो जब समर सॉलिस्टियल का मतलब क्या है कि जब ना अर्थ फारदेस्ट पॉइंट पर है सन से, और इसे हम बोलते हैं एपीहीलियन, ठीक है। और ये कब होता है, जून 21 को होता है, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का। क्योंकि सन दूर है ना अर्थ से, इसी वजह से। अब विंटर सॉलिस्टियल में क्या होगा, जो अर्थ है वो बहुत नियर हो जाएगा सन के, इसे हम पेरीहिलियन बोलते हैं। और ये कब आता है, 22 दिसंबर को, ये शॉर्टेस्ट डे होता है। अब इक्विनॉक्सेस क्या होता है, जब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होती है। ये साल में 2 बार आता है, मार्च 21 एंड सितंबर 23, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। अब बेसिक ओवरव्यू के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी फेनोमेनन होते हैं ना, वो कोरोलिस फोर्स जो होती है वो डिसाइड करती है। तो सबसे पहली चीज, आपको कोरोलिस फोर्स क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। तो कोरोलिस फोर्स क्या होता है, हमें पता है जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और इस वजह से जो फोर्स अराइज होती है ना अर्थ की रोटेशन की वजह से, उसको हम कोरोलिस फोर्स बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट, ये वाला। तो कोरोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीजों को राइट की तरफ घुमाता है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को लेफ्ट की तरफ घुमाएगा। सपोज आप यहाँ पर इक्वेटर में हो, अब आप यहाँ से चल रहे हो, आप ना इस तरफ कोरोलिस फोर्स की वजह से चले जाओगे, टर्न हो जाओगे राइट की तरफ, ठीक है। और सपोज अगर आप पोल पे हो तो आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो फिर आप जब इस तरफ से आओगे तो कोरोलिस फोर्स की वजह से आप राइट की तरफ घूम जाओगे, और सिमिलर होगा सदर्न हेमिस्फीयर का, वहां पर आप लेफ्ट की तरफ चले जाओगे। सो दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के फेनोमेनन होते हैं। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्या होता है, सो हाई प्रेशर में ना एयर डिसेंड करती है, मतलब नीचे गिरती है, और लो प्रेशर में एयर क्या करेगी, राइज करेगी। अब जो हाई प्रेशर है इसमें एयर नीचे गिरती है, मतलब टेम्परेचर बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये कोल्ड होता है। और जब लो प्रेशर होता है तो एयर राइज करेगी, मतलब वार्म होती है। टेम्परेचर, करंट, कुछ भी बोल लो। आपको मैंने बायोलॉजी में एक चीज पढ़ाई थी कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाती है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा होगा वही ना देगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाएंगी। अब कोल्ड एयर जो होती है ना वो भारी होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4-5 ड्रॉपलेट्स है, तो
कोल्ड एयर भारी होती है, ये पता है आपको, तो क्या होगा, नीचे गिरेंगे ये सारी चीजें। तो जैसे ये नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, तो फिर ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। सो भारी वाली चीजें नीचे गिरेंगी तो हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि कोल्ड हो जाएंगे ना, ये पार्टिकल्स कोल्ड थे तो नीचे आ गए, और ऊपर क्या है, वार्म है, तो लो प्रेशर बन जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, आप पढ़ लेना एक बार। अब हम सेल्स देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज देख लो कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कोल्ड होती है एयर, वो क्या होती है, भारी होती है, मतलब हैवी होती है। और वार्म एयर जो होती है वो लाइट होगी। लो प्रेशर मतलब राइज होगा, ओके, चीजें, और हाई प्रेशर मतलब चीजें डाउन जाएगी। अभी पता है ना, कोल्ड हैवी है तो नीचे ही जाएगी चीजें, और वार्म लाइट है तो ऊपर चली जाएगी चीजें। तो ये चीज याद रखो, इसी से हम सेल समझेंगे। अब मैं कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ ग्लोब पर, इससे आपको इजी होगा समझने में सेल्स। ओके, तो आप सबको पता है कि जो इक्वेटर है उस पर सन होता है, तो सन क्या होगा, वार्म है, राइट। अब वार्म में क्या होगा, लाइट एयर है, तो क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। तो जो नीचे की हवा है वो ऊपर राइज करेगी इक्वेटर पे। तो जब तक आपको ये पता ना होना कि प्रेशर के बारे में, तो आप आगे की चीजें नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ये ऊपर राइज करेगी, बिकॉज वार्म एयर है ना, वार्म एयर राइज करती है ऊपर, तो नीचे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो इक्वेटर पे क्या बना, लो प्रेशर। अब हम पोल्स का समझते हैं पहले। पोल्स में क्या होगा, फ्रिजिड जोन है, क्या था, ठंडा है, कोल्डेस्ट है। तो कोल्ड एयर क्या होती है, हैवी होती है, क्या होगा, नीचे गिरेगी, राइट। तो कोल्ड एयर नीचे गिर रही है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, प्रेशर, हाई प्रेशर, राइट। सिमिलरली इधर भी कोल्ड एयर नीचे गिरेगी तो प्रेशर क्या होगा हमारा, नीचे, हाई प्रेशर। अब जो ये हवा है ना, कुछ हवा इधर जाएगी, कुछ हवा इधर जाएगी। अब जब ये जाती है ना, तो रास्ते में ना ये लोग मॉइस्चर पिक कर लेते हैं, ये एयर्स, ओके। तो ये भारी हो जाएगी, मॉइस्चर पिक करेगी तो लाइट एयर क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो फिर ये नीचे गिरेगी ईस्ट लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है, दोनों तरफ नीचे गिरेगी, यहाँ भी। अब जब नीचे गिर रही है तो क्या बनेगा, कौन सा प्रेशर बनेगा, हम देख के आए थे ना अभी, हाई प्रेशर बनेगा इधर, और इधर भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अब ये भी नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है, बट इन दोनों में से ऐसी कोई एयर होगी ना जो वार्म होगी एक दूसरे से। अब ये इक्वेटर से आ रही है और ये पोल से आ रही है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी वार्म होगी ना, तो ये वार्म है तो मतलब ये राइज कर जाएगी, ठीक है। और इधर से भी सेम केस है, इधर से ये राइज कर जाएगी। तो अब राइज कर रही है तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा इधर, और इधर भी लो प्रेशर बनेगा, और फिर ये विंड यहाँ चली जाएगी, ये विंड ऐसे चली जाएगी। सिमिलर केस इधर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो ये जो इक्वेटर वाला है ना, इसका नाम क्या होगा, इस पार्ट का नाम होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। इसका और एक नाम होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, डोल्ड्रम। और इसका एक और नाम होता है IPCZ, इसको हम आगे देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ का नाम क्या होगा, यहाँ का नाम होगा सब ट्रॉपिकल। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक वाला जोन है ना, ये ट्रॉपिकल है दोनों साइड, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर भी एक ही चीज आएगी, क्या आएगा, सब ट्रॉपिकल, ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सब पोलर, क्योंकि पोल से पहले वाला रीजन है ना, इसलिए सब पोलर क्या होगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। सिमिलर यहाँ पर भी होगा, सब पोलर लो प्रेशर। अब इसका नाम क्या होगा, पोल में है तो क्या हो जाएगा, पोलर हाई प्रेशर। क्यों, पोल में है इसीलिए, और हाई प्रेशर बन रहा है तो पोलर हाई प्रेशर। इधर भी क्या होगा, पोलर हाई प्रेशर। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो सब ट्रॉपिकल है ना, इसका और एक नाम होता है, क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड। और यही इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी क्या हो जाएगा, हॉर्स लैटिट्यूड, ओके। अब एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो जोन्स है ना, इनके बीच सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच जो सेल होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्टली सेल। सिमिलरली इधर भी यही आएगा। अब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर हाई प्रेशर के बीच होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फेरल सेल। इधर भी यही है। और जो सब पोलर लो प्रेशर और ये लो प्रेशर है, हाँ, जो सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर के बीच में बनता है, उसको हम बोलते हैं पोलर सेल। तो एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर के बीच में कौन सा सेल है, तो पोलर सेल है। इस तरह भी यही चीज है, पोलर सेल। तो ये बेसिक ओवरव्यू है सेल का और कौन सा प्रेशर कहाँ पर बनता है।
अब मैंने यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख कर समझाई है, तो आप इसको रीड कर लेना डायग्राम समझने के बाद, तो आपको ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। जो विंड ईस्ट से आती है उसे ईस्टर्लीज बोलते हैं, और जो विंड वेस्ट से आती है उसे वेस्टर्लीज बोलते हैं। अब हम क्या देखकर आए थे, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है या ITCZ है, उसमें क्या होता है, लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड हियर लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोरोलिस फोर्स काम करती है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर थोड़ी जाएगी, हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर आएगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स चीजों को राइट घुमाती है। अब मैं यहाँ से आ रही हूँ तो राइट कौन सा है मेरा, ये वाला, तो इस तरफ घूमेगी। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में हाई से लो जाएगी, बट कोरोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को लेफ्ट घुमाती है, इसलिए इस तरफ आएगा। सेम केस इधर है, हाई से लो जाएगा तो राइट इस तरफ है मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न में किस तरफ है, इस तरफ है। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा ईस्टर्लीज। क्यों, क्योंकि ईस्ट से आ रही है ना, इस साइड ईस्ट है और इधर भी ईस्ट है, तो ये दोनों तो सेम ईस्टर्लीज होगी। अब ये क्या होगी, इस तरफ वेस्ट से आ रही है, तो क्या होगा, वेस्टर्लीज। तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। अब ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये बेल्ट होती है लो प्रेशर की नियर द इक्वेटर। अभी बताया था ना, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर की बेल्ट होती है, और यहाँ पर एयर क्या होगी, लो प्रेशर में राइज करेगी। तो वही चीज लिखी है, वेयर ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर मीट। अब ये मीट कर रही है कि नहीं, यहाँ से मीट कर रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ भी सीजन वाइज मूव करती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये हो गया हमारा पोल। अब लेयर्स में ना सबसे पहली लेयर हम जो पढ़ेंगे दैट इज ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर पोल पर होती है 8 किलोमीटर तक, ठीक है, और इक्वेटर पे होती है 18 किलोमीटर तक। अब ऐसा क्यों, एक में 8 एक में 18, बिकॉज आपका सन रहता है इक्वेटर पे, राइट। तो सन रहने की वजह से लो प्रेशर बनता है, तो एयर क्या होगी, राइज होगी, तो इस वजह से दूर तक जा सकती है हवा, इसीलिए 18 किलोमीटर। और पोल पर तो ठंड होती है ना, तो इतनी दूर तक नहीं जाएगी, इसलिए 8 किलोमीटर। तो कौन सा है ये, हमारा ट्रोपोस्फेयर। अब नेक्स्ट 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पोल पर, और सेम 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इक्वेटर पर हमारी दूसरी लेयर होती है, विच इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम कहाँ पर होगी स्ट्रेटोस्फेयर, इधर ज्यादा डिस्टेंस है या उधर है, इधर है ना, तो मैक्सिमम पोल पर होती है। अब नेक्स्ट 80 किलोमीटर तक मान लो हमारी तीसरी लेयर होती है, विच इज मेसोस्फेयर। ओके, और उसके ऊपर रफली 640 किलोमीटर तक समझ लो हमारी एक लास्ट लेयर होती है, विच इज आइनोस्फेयर। अब इससे ऊपर जो भी है दैट इज अवर एक्सोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हमारा नॉर्मल वेदर फेनोमेनन होता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या आता है, इसमें आती है हमारी ओजोन लेयर। मेसोस्फेयर में क्या आता है, मेसोस्फेयर में कुछ भी नहीं आता है, नथिंग, और ये कोल्डेस्ट लेयर होती है। आइनोस्फेयर में जो भी रेडियो वेव से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना, आयंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, इसलिए आयनोस्फेयर बोला जाता है। और एक्सोस्फेयर में भी वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। अब ट्रोपोस्फेयर में ना जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है ना, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और कितनी है इसकी रेंज, इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली होती है 6 डिग्री पर किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1 डिग्री पर 165 मीटर। अब जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर जाते हैं ना, बीच में छोटा सा बफर जोन आता है यहाँ पर, ठीक है, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ट्रोपोपॉज। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर भी ना स्पेसिफिकली 15 से लेकर
35 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप जाओगे पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद जैसे ओजोन लेयर के पास पहुंचोगे ना, उसके बाद टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। और जो जेट्स वगैरह होते हैं वो भी यही फ्लाई करते हैं। और अब इसमें बफर जोन आता है एक स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच। तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फेयर होगा, नीचे वाली लेयर के हिसाब से आता है। ये मैं लिख देती हूँ आपको, पहले नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर और फिर क्या होगा, राइज होगा। ओके, अब जैसे हम मेसोस्फेयर में जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कोल्डेस्ट लेयर है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा दोबारा, राइट। और जो मीटियर्स वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ बर्न हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत कोल्डेस्ट लेयर है। अब आइनोस्फेयर में क्या होता है, आइनोस्फेयर में आयंस होते हैं, तो इस वजह से एनर्जी हीट ज्यादा होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, सन की एनर्जी होती है, तो दोबारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। और यहाँ से रेडियो वेव्स वगैरह रिफ्लेक्ट होती है, एंड उसके बाद जब ऊपर जाते रहोगे फिर तो ये टेम्परेचर राइज ही होता रहेगा। अब यहाँ पर बफर जोन होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेसोपॉज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आइनोपॉज। तो विद दिस आई कंप्लीट योर एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, दैट्स ओशन करंट। तो ओशन करंट क्या होता है, करंट आपको बेसिकली पता होगा क्या होगा, फ्लो, राइट। तो ओशन करंट क्या होगा हमारा, ओशन मतलब क्या, वाटर, वाटर का जो भी फ्लो वगैरह होगा उसी को हम बोलेंगे ओशन करंट। अब हमें 3 इंपॉर्टेंट ओशंस के ओशन करंट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट इज पैसिफिक, और इसके हम 2 पढ़ेंगे, एक वार्म और एक कोल्ड। दूसरा एटलांटिक, इसके भी 2 है, वार्म एंड कोल्ड। और तीसरा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसमें सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। पहला है समर एंड दूसरा है विंटर। अब वार्म एंड कोल्ड करंट क्या होता है ये देख लो, ये हमारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर क्या होगा, सन होगा हमारा, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ पोल। अब जो पानी इक्वेटर में है वो गर्म होगा एज कंपेयर टू जो पोल में होगा, राइट, क्योंकि सन है यहाँ पर। तो ये पानी पोल की तरफ जाएगा, राइज करेगा कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं वार्म करंट। क्यों, क्योंकि जहां से ये आ रहा है वहां पर पानी वार्म है, ठीक है। अब वार्म करंट की कुछ डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 से 90, राइट। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। और तीसरा ये भी बोल सकते हैं कि एक लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम कोल्ड करंट देख लेते हैं। तो सिमिलरली ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये होगी 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। अब कोल्ड क्या है, कोल्ड में केस बस उल्टा हो जाएगा, पोल की तरफ से जो पानी आएगा, ठंडा कहाँ होता है, फ्रिजिड जोन अभी पढ़ा था ना, कोल्ड या पोल्स में होता है। तो जो पानी पोल की तरफ से इक्वेटर के पास आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। और यहाँ पे डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी, बस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री, या फिर क्या बोल लो, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, या फिर फ्रॉम हायर टू लोअर लैटिट्यूड, हायर टू लोअर। अब मैं आगे आपको वार्म और कोल्ड करंट इन ओशंस में बताऊंगी। तो मैं जो वार्म करंट है ना उसको मैं रेड से डिनोट करूंगी, और जो कोल्ड करंट है उसको मैं ब्लू से करूंगी। और एक चीज आपको याद होगी, अभी हम पढ़कर आए थे कोरोलिस फोर्स, तो वो क्या था, नॉर्थ में चीजों को कहां पर घुमाएगा, राइट में। तो इसकी डायरेक्शन हम बोल सकते हैं ना क्लॉकवाइज है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इन सब चीजों को याद रखना, तभी समझ पाओगे करंट्स। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन देखेंगे। पहले मैप देख लो, यहाँ पर होगा रशिया, ये हो जाएगा चाइना, एशिया वाला पार्ट, फिर ये हो जाएगा आपका जापान, और ये होगा ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ पर आ जाएगा कनाडा, फिर यूएसए एंड मैक्सिको। ये हो जाएगा आपका पेरू, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब एक करंट है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब रेड क्यों यूज कर रही हो आपको पता होगा, तो इसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के पास है, इसीलिए इसका नाम है नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट। अब ये करंट जैसे आगे जाएगी ना, जापान है यहाँ पर, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा पानी। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे क्रोशियो करंट होता है। और यहाँ पर होगा आपका सुशीमा, और ये वार्म करंट्स है। अब फिर यही करंट आगे ऐसे जाएगा नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है, और फिर ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर इस करंट को बोलते हैं अलास्का। अब अलास्का नाम क्यों पड़ा है? ऑब्वियसली अलास्का सिटी है पास में, इसलिए अलास्का नाम पड़ा है। तो सिटीज के ऊपर ही नाम होते हैं करंट्स के। अब इधर से आ रहा है पानी, तो क्या नाम होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ, इक्वेटर के पास है तो इक्वेटोरियल करंट। ओके, अब कोरोलिस फोर्स क्या करेगी? सदर्न में लेफ्ट की तरफ घुमाएगी, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यहाँ पर। ये सारी हो गई वार्म करंट्स। अब हम देखेंगे कोल्ड करंट। अब कोल्ड करंट कहाँ से आएगी? पोल की तरफ से आएगी, इक्वेटर के पास। तो पोल की तरफ आ रही है, तो सबसे पहली करंट कौन सी होगी? हमारी होगी साउथ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक वार्म है, साउथ पैसिफिक कोल्ड है। अब एक यहाँ से आती है, इसका नाम होता है पेरू, पेरुवियन करंट, या फिर हम्बोल्ट करंट। क्यों? पेरू शहर, पेरू है ना यहाँ पर। अब ऊपर देखो क्या होता है, इधर से एक आती है जिसका नाम होता है ओकाशथक, इधर से एक और आती है, इसका नाम होता है कामाचटका। एक इधर आएगी, इसका नाम होता है खाइरिल, और एक यहाँ पर एक और आती है, इसका नाम होता है ओआइशियो। तो यही एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि वार्म कौन सी है, कोल्ड कौन सी है। आपका पैसिफिक क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक देख लो। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा यूरोप, और ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका। और एक छोटा सा यहाँ पर एक और आएगा विच इज ग्रीनलैंड। अब फिर से वही कहानी, इस तरफ से आ रहा है तो क्या होगा? नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट। ओके, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियस फोर्स चीजों को राइट घुमाएगी, तो ये करंट राइट की तरफ जाएगा। तो ये जो करंट है इसका नाम होता है एंटाइल्स करंट। अब ये इधर से जाएगी तो इधर आता है फ्लोरिडा, तो ये करंट हो जाएगी हमारी फ्लोरिडा करंट। फिर इधर से घूम जाएगी ये, और फिर आता है हमारा गल्फ स्ट्रीम। फिर इधर से जाएगी, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब यूके के पास ना दो तरफ में डिवाइड हो जाएगी, जैसे जापान में हुई थी। एक तो हो जाएगी रिनेल करंट, एक हो जाएगी नॉर्वे करंट। अब यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट, और फिर ये सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी ब्राजील करंट। अब हम कोल्ड करंट देखेंगे। अब कोल्ड में ना यहाँ से एक करंट आएगी जिसका नाम होता है कैनेडी करंट। इधर से एक और करंट आती है जिसका नाम होता है लैब्राडोर करंट। अब ये एक जगह है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर लैब्राडोर करंट मिलती है, ये बाद में बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब नीचे यहाँ से करंट आती है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट।
फिर आगे चलकर ये हो जाएगी साउथ अटलांटिक का ड्रिफ्ट, और फिर थोड़ी सी दूर जाके यहाँ पर बेंगुएला करंट। अब ये तो हो गया अटलांटिक ओशन का। अब यहाँ पर और तीन चीजें बतानी है मुझे। अब ये देखो, ये जो देख रहे हो ये एक सर्कल जैसा दिख रहा है या नहीं? ये सर्कल जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक सी है। ज्योग्राफी के टर्म में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम गायर बोलते हैं। और यहाँ पर एक सी है जिसका नाम है सारागासो सी। इसको हम बोलते हैं सी विदाउट कोस्ट, इसकी कोई कोस्ट नहीं है। अब एक बार सीरीज में आया था कि गल्फ स्ट्रीम के राइट तरफ है या लेफ्ट की तरफ है सारागासो सी, तो आपको याद होना चाहिए कि कैनेडी की किस तरफ है, एंटाइल सी किस तरफ है। तो क्या होगा? राइट की तरफ है, इधर भी राइट है, इधर भी राइट है, इधर भी राइट है। अब मैंने आपको बताया था ना, दो चीजें बतानी रह गई है। तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, मतलब जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलेगी वहां पर क्या होगा? सबसे पहली चीज वहां पे ना फॉगी एनवायरनमेंट होता है। दूसरी चीज, वो गुड फिशिंग ग्राउंड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। एंड थर्ड, नेविगेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको इन जगह बताई थी अभी ऊपर, ये वाली न्यू फाउंडलैंड, राइट, ये बताई थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, तो लैब्राडोर करंट जो कि हमारी कोल्ड करंट है एंड गल्फ स्ट्रीम जो कि हमारी वार्म करंट है, वो इस जगह पर मिलती है। तो क्या होगा? नेविगेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, फॉगी एनवायरनमेंट हो जाएगा, दिखा नहीं होगा। इस वजह से सिंक हो गई थी यहाँ पर आइसबर्ग से टकराने के बाद, इसी वजह से टाइटैनिक डूब गई थी। अब वैसा ही पैसिफिक ओशन में भी देखो, सुशिमा एंड ओकाशतक ये जगह है, राइट, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रहे हैं। फिर ओयाशियो एंड कुरोशियो ये भी एक जगह है। अब जापान के इधर भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिल रहा है, इधर भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? गुड फिशिंग ग्राउंड होगा। मतलब जापान की इस तरफ भी फिश, इधर भी फिश, तो जापान की ज्यादातर इकोनॉमी इस पे ही चलती है, क्योंकि मैंने बताया था ना फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं, अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। अब एक और चीज है कि जो कोल्ड करंट है ना, वो डेजर्ट बनाती है। अब कैसे बनाती है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमारी है कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया करंट क्या थी? कोल्ड करंट थी। सपोज ये करंट है हमारा, कैलिफोर्निया करंट है, तो यहाँ पर कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट में क्या पढ़ाया था अभी? थोड़ा सा ऊपर डिसेंड करेगी। तो अगर सारी चीज डिसेंड ही करेगी, ऊपर लेके जाने वाला कोई है ही नहीं पानी को, तो बादल कैसे बनेंगे? जब बादल ही नहीं बनेंगे तो आगे कहाँ जाएंगे? इवापोरेशन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगी ही नहीं, ना बारिश होगी, तो क्या होगा? यहाँ पर डेजर्ट ही बनेगा। तो इसी वजह से कोल्ड करंट जहां जहां होती है ना, वहां पर डेजर्ट बनता है। बट हर जगह ना डेजर्ट नहीं बनेगा, जहां पर कोई लैंड है। अब यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर कोल्ड करंट है, इसीलिए यहाँ पर डेजर्ट बना। लैंड चाहिए ना डेजर्ट बनने के लिए। अब यहाँ पर लैंड ही नहीं होगा, वहां पर थोड़ी डेजर्ट बनेगा। अब हम इंडियन ओशन देखेंगे, इसमें बताया था ना मैंने आपको, सीजन के हिसाब से होगा। तो ये समर है, ये विंटर है। अब ये मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर भी सेम ही आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मोजाम्बिक, ये हो जाएगा मेडागास्कर, और ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से कौन सी आती है? साउथ इक्वेटोरियल करंट, इतना पता है आपको। अब ये इधर से जाएगी एक करंट, इसका नाम क्या होगा? सेम मोजाम्बिक। और एक इधर से जाएगी, दैट इज मेडागास्कर। अब एक इधर से आती है जिसका नाम होता है एगुलस। और इधर भी जो है ना, विंटर में भी जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसका सेम होगा, इधर से मोजाम्बिक आएगी, इधर से मेडागास्कर और इधर से एगुलस। अब कोल्ड करंट में क्या होता है? इधर से आती है हमारी साउथ इंडियन वाली, और इधर से हमारी आती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कौन सी करंट है? कोल्ड करंट है। और इधर भी सेम ही होगा, ठीक है, इस तरफ से साउथ वाली और इस तरफ से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया,
सदर्न हेमिस्फीयर है ना ये, तो यहाँ पर ना कोई चेंज नहीं होगा, समर में भी यही होगा, विंटर में भी यही होगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर में ना यहाँ पर इंडिया के ऊपर आपको पता है तिब्बत होगा, ठीक है, तिब्बत प्लेटू होगा। तो सन गर्मियों में क्या होता है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो गर्मियों में क्या होगा, तिब्बत प्लेटू ना बहुत गर्म हो जाएगा, तो हवा क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा हाई प्रेशर होगा, राइट, क्योंकि हवा राइज कर रही है। इस वजह से हवा कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी ना, ऐसे जाएगी, करंट भी ऐसे ही जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून करंट। अब ये वार्म है कि कोल्ड है, वार्म है ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। अब ठंड में क्या होगा, ठंड में सन यहाँ हो जाएगा, राइट, ये सन हो गया हमारा। तो ये जो तिब्बत का प्लेट्यू है ये ठंड में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ठंडी हवा होगी तो हाई प्रेशर बनेगा, और इस तरफ बनेगा हमारा लो प्रेशर। तो इस तरफ से फिर हवा आएगी और करंट भी इसी तरफ से आएगा, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। बस यही होता है इंडियन ओशन का करंट्स। ये हमारी सदर्न हेमिस्फीयर की बात है और ये हमारी नॉर्दर्न की बात है, और नॉर्दर्न में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये वार्म है, ये कोल्ड है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होता है, जहां पर भी बीच में लो प्रेशर होगा और उसके बाहर चारों तरफ हाई प्रेशर होगा आउटवर्ड्स, ओके, तब साइक्लोन बनेगा। ये बेसिक कंडीशन है साइक्लोन बनने की, बीच में आपका लो प्रेशर होता है और बाकी आउटवर्ड्स हाई प्रेशर होता है, और फिर ये ऐसे स्पाइरल होगा और क्या होगा, बीच में साइक्लोन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर की तरफ से ही लो प्रेशर की तरफ जाएगी ना चीजें, अभी हम देख कर आए थे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि द एयर सर्कुलेट एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कॉरियोलिस इफेक्ट। इसको समझने के लिए ये हो गया हमारा ग्लोब एंड दिस इज अवर 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न। अब साइक्लोन कैसे बनेगा, बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर। अभी हम कोरियोलिस फोर्स पढ़कर आए थे ना, उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब चीजें मूव करेगी तो किस तरफ जाती है, राइट और लेफ्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट तरफ जाएगी, तो कहाँ जाएगा, इस तरफ, राइट। फिर सिमिलरली ये इधर, ये भी इधर, और ये इधर। तो अब डायरेक्शन कैसी है, कैसी जा रही है डायरेक्शन, ऐसी जा रही है ना, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, फिर क्या होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। अब सदर्न में क्या होगा, इधर भी सेम चीज है, लो प्रेशर हाई प्रेशर चारों तरफ। अब सदर्न में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो चीजों को कहाँ घुमाती है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट है तो इधर क्या होगा, इधर भी इस तरफ, इधर इस तरफ, और इधर भी इस तरफ। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है या नहीं। तो यही चीज होती है सिंपल साइक्लोन, बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन और सदर्न में क्लॉकवाइज होती है। अब साइक्लोन्स दो मेन तरीके के हैं, एक तो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जहां पर आते हैं उसी हिसाब से नाम है, ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट रीजन में आएंगे तो टेम्परेट साइक्लोन्स। इन्हें हम मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन, फ्रंटल साइक्लोन या वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं। अब साइक्लोन्स के कुछ नाम होते हैं। हरिकेन इसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में। टाइफून बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और ये सबसे एक्टिव बेसिन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। देन वी हैव साइक्लोन विच इज इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन की रीजन में जब साइक्लोन आता है तो उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। और बिली बिली हम कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब और दो तीन चीजें बतानी है साइक्लोन में। अब सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लो। ट्रॉपिकल जो है ना, आपको पता है हमारे इंडियन जो रीजन है वहाँ पर आता है। आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया या फिर अरेबियन सी में साइक्लोन आ गया। तो ये होता क्या है, जो इक्वेटर है ना, ये देखो ट्रॉपिक वाला रीजन कौन सा है, ये आपको पता होगा, ये वाला, यहाँ से लेके 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपका ट्रॉपिकल होता है। यहाँ पे क्या होता है, सन होता है। तो यहाँ पर जब साइक्लोन आता है ना इस रीजन में, इसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। सन की वजह से जो यहाँ पर पानी होता है वो वार्म हो जाएगा, ठीक है। वार्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर राइज करने लगेगी चीजें। जब राइज करेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा और उसके आसपास कहीं ना कहीं तो हाई प्रेशर होगा ही ना।
तो इसी हिसाब से फिर क्या होता है, साइक्लोन बन जाएगा ये, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब ट्रबल होगी तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसकी ना कुछ फीचर्स है, जैसे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना वो सबसे डेंजरस वाला होता है, ओके, डेंजरस। दूसरी चीज़ है बहुत हाई स्पीड होगी विंड की, एंड ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। अब इसका सेम है टेम्परेट वाला। टेम्परेट वाला क्यों? क्योंकि टेम्परेट रीजन में आएगा। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? ये वाला, पता ही है। तो ये लैंड एरिया में आता है ना, इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है, ठीक है, और ये इतना मतलब डेंजरस नहीं होता है। अब एक चीज आती है आई ऑफ साइक्लोन। इसका मतलब क्या होता है? अभी क्या बताया कि बीच में क्या होगा, लो प्रेशर, और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर। तो ये बीच वाला जो रीजन होता है ना, जहां पर लो प्रेशर होता है, इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। क्योंकि ये जो बीच वाला है ना, इस सेंटर ऑफ साइक्लोन, ओके, दैट इज द आई ऑफ द साइक्लोन, और ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर है। इसका सबसे मेन बात क्या होती है कि जो आई होता है ना साइक्लोन का, यहाँ पर काम वेदर होता है और क्लियर स्काइज होती है। बीच में तो काम और क्लियर स्काइज, बट यहाँ पर जहाँ पर हाई प्रेशर है ओवरऑल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है एंड बहुत ज्यादा विंड फ्लो करती है स्पीड की। अब हम देखेंगे एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में हाई प्रेशर होता है और चारों तरफ लो प्रेशर होता है, मतलब हाई से लो जाएगी चीजें। तो वहां पर क्या था साइक्लोन में, सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ आती थी, यहाँ पर सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ जाएगी। सो दैट इज एंटी साइक्लोन। इसमें भी दो ही चीजें पूछते हैं। पहली तो होगी डायरेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर चारों तरफ लो प्रेशर है, तो ऐसी मूवमेंट होगी। अब जब ऐसी मूवमेंट होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ जाएगी चीजें, राइट। अब यहाँ पर राइट कौन सा है, ये वाला। सिमिलरली ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी या नहीं, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज होगी, और इधर क्या होगा ना, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, सेम चीज है। अब सम अप कर दूं तो साइक्लोन क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में होगी क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका एंटी साइक्लोन। नॉर्दर्न में क्या होगी, क्लॉकवाइज, और सदर्न में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज ऑल फॉर योर साइक्लोन। यही आता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, सॉलिड एंड रिजिड होती है। मेंटल होती है जस्ट बिलो द क्रस्ट, और क्रस्ट और अपर मेंटल को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। अब इसके भी दो डिवीजन है, अपर मेंटल एथनोस्फेयर आता है इसमें, और लोअर मेंटल सॉलिड होता है। अब जो कोर है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें भी दो पार्ट्स है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड और इनर कोर सॉलिड। इसको पढ़ लेना, एकदम इजीली लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। अब हम डिसकंटिन्यूटीज देखेंगे। डिसकंटिन्यूटीज मतलब बाउंड्रीज बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। अब हमें डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उनका नाम क्या है। तो अगर पूछा जाए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, तो वो होगी कॉन्यार्ड। फिर पूछा जाए कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी, दैट इज मोहो। अपर मेंटल और लोअर मेंटल की होती है रैपिटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर की होती है गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और ये होता है हमारा इनर वाला, इनर कोर, इनके बीच होगी लहमेन डिसकंटिन्यूटी। ये एज इट इज याद करके चले जाना। अब हम देखेंगे वॉल्केनोस। तो वॉल्केनो क्या होता है, ये ऊपर वाली लेयर क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट जब ओपन हो जाती है ना, तो उसमें से ना मॉल्टन रॉक जैसे कि लावा वगैरह या फिर हॉट गैसेस, एशेस इरप्ट होते हैं, ठीक है, इस क्रस्ट की लेयर से इरप्ट होते हैं, उसी को हम वॉल्केनो बोलते हैं। अब वॉल्केनोस कहाँ पर आते हैं, आपको पता होगा कि पैसिफिक ओशन की एक जगह है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। आपने सुना होगा ये। तो ये बहुत एक्टिव साइट है वॉल्केनोस की, और ये कहाँ है, ये हवाई आइलैंड्स है ना, वहां पर है। अब इंडिया में ना एक जगह है, दैट इज बैरन आइलैंड। इट इज ओनली द एक्टिव साइट ऑफ वॉल्केनो इन इंडिया, ओके। और ये कहाँ पर है, अंडमान सी में।
ये बस एक्टिव वाला है, ठीक है। इनएक्टिव और भी एक दो जगह है, बट एक्टिव वाला सिर्फ एक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके फीचर्स क्या है। तो जो शील्ड वॉल्केनोस है ये वो लार्जेस्ट होते हैं और ये एक्सप्लोजिव कब होते हैं, जब वाटर गेट्स इनटू इट वेंट। अब वेंट क्या होता है, वेंट हम बोलते हैं ओपनिंग जो होती है ना क्रस्ट की, जहां से बाहर निकलता है, ओपनिंग ऑफ क्रस्ट, जहां से लावा बाहर निकलता है उसी को हम वेंट बोलते हैं। फिर कॉम्पोजिट वॉल्केनोस को हम स्ट्रेटोस वॉल्केनो बोलते हैं। ये स्टीप लाइक कॉनिकल माउंटेन्स होते हैं, इसके इरप्शन बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं और डेंजरस होते हैं। देन मिड ओशन रिज वॉल्केनोस, ये अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस में आते हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज करती है। फिर आता है कैल्डेरा, ये मोस्ट एक्सप्लोजिव वॉल्केनोस है। दे आर सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। और फ्लड बेसल्ट प्रोविंस है, इसमें हाईली फ्लूइड लावा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रन प्लेट्यू इज मेड फ्रॉम फ्लड बेसल्ट प्रोविंस। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि डेक्कन ट्रैप्स कहाँ से बनते हैं या किस वॉल्केनो के पार्ट है, तो आप प्लीज पढ़ लेना ये सबको एक बार अच्छे से। अब आते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अंदर ना बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाता है वॉल्केनो, जैसे बैथोलिट्स, लैकोलिट्स और भी है। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, आप प्लीज गो थ्रू कर लेना, इसमें बस डेफिनेशन याद कर लो और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये सारे हैं इसके टाइप्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एग्जाम में, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, ये सडन शेकिंग होती है अर्थ के क्रस्ट की, कॉज बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी दैट जनरेट सेस्मिक वेव्स। अब प्राइमरी कॉज होता है अर्थक्वेक का टेक्टोनिक एक्टिविटी। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, आपको पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, और जब वो इंटरेक्ट करती है ना प्लेट की बाउंड्रीज से, तब सिस्मिक एक्टिविटी होती है। अब अर्थक्वेक में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है फोकस और हाइपोसेंटर और दूसरा होता है एपिसेंटर। और ये चीज देख लो कि जो नेचुरल अर्थक्वेक है ना वो सारे लिथोस्फीयर में आते हैं। ये दोनों क्या है मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। और जब अर्थक्वेक है ना हम कैसे मेजर करते हैं, दो स्केल है, एक तो रिचर स्केल जो मैग्नीट्यूड मेजर करता है 0 से 10 तक होता है, दूसरा इंटेंसिटी स्केल जो कि मर्सिली स्केल है, इससे हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि कितना डैमेज वगैरह हुआ है। अब फोकस क्या होता है या हाइपोसेंटर, एग्जैक्ट पॉइंट अंदर जहां पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और उसके सीधा सीधा ऊपर जो पॉइंट होता है ना उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, जो कि सरफेस पे होता है। तो हाइपोसेंटर या फोकस अंदर होता है, एपिसेंटर डायरेक्टली स्ट्रेट ऊपर होता है सरफेस पर। अब अर्थक्वेक की वेव्स आती है एग्जाम में, दो तरीके की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स they are generated due to the release of energy at the focus, okay, and they move in all the direction traveling through the body of the earth, इसीलिए बॉडी वेव्स बोला जाता है। अब दो तरीके की होती है, पी वेव्स जो कि प्राइमरी वेव्स है एंड एस वेव जो कि सेकेंडरी वेव है। पी वेव ना फास्टेस्ट वेव्स होती है और सबसे पहले आती है सरफेस पर। ये सब भी पूछा जाता है कि कौन सी वेव सबसे पहले सरफेस पर आती है, तो पी वेव आती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है। पी वेव जो है ना वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों से ट्रैवल करती है। अब एस वेव और सेकेंडरी वेव स्लोअर होती है पी वेव से, पी वेव पहले पहुंचती है, उसके पीछे पीछे एस वेव आती है और ये ट्रांसवर्स वेव होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और ये क्रेस्ट एंड थ्रोस जो है ना वो क्रिएट करती है। ये फिजिक्स में आपको पता होगा, क्रेस्ट एंड थ्रोस ये वाले, राइट। और एस वेव जो है ना वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में ही ट्रैवल करती है और ये इंपॉर्टेंट है ये एस वेव बिकॉज ये हमें हेल्प करती है अर्थ के इंटीरियर को समझने में। अब सरफेस वेव क्या होती है, जो सरफेस से इंटरेक्ट करेगी उसे को हम सरफेस वेव बोलते हैं। मतलब जो बॉडी वेव सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है उसे सरफेस वेव्स बोलते हैं। अब ये जो है ना ये सरफेस के ऑल अराउंड जाती है और इसीलिए सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है, एक एरिया होता है अर्थ के सरफेस पर वेयर सिस्मोग्राफ डू नॉट डिटेक्ट डायरेक्ट सिस्मिक वेव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर अर्थक्वेक। मतलब उस जगह पर कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं हुई है अर्थक्वेक की, और ये होता है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पी एंड एस वेव। पी एंड एस वेव क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये देखो पी वेव का शैडो जोन क्या होता है। जो पी वेव है ना ये 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री है, पर जो ये जोन है 105 से लेके 145 तक, यहाँ पर कोई पी वेव डिटेक्ट नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है, पी वेव मैंने बताया आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे ट्रैवल कर सकती है। तो इसको समझने के लिए ना एक ये हम समझ लेते हैं छोटा सा, ये हो गया हमारा मेंटल। ये जो है ना ये अपर कोर है, अपर कोर ये होता है हमारा लिक्विड,
और ये जो इनर कोर होता है ना, इनर वाला, ये होता है हमारा सॉलिड। तो मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ट्रैवल करती है। और एक चीज और देख लो, सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। अब सॉलिड में जाएगी तो आराम से पास होती रहेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर भी। बट जब ये सॉलिड से लिक्विड जाएगी, क्योंकि अपर कोर क्या है, लिक्विड से बना, तो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होती है, ऐसे इधर भी जाएगी तो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होगी, बाकी फिर ऐसे ही जाती रहेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला जो जोन है ना, जहाँ पे ये थोड़ी सी डिफ्रैक्ट होती है, इसमें पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यही चीज है कि सॉलिड से लिक्विड जाने पर थोड़ी सी डिफ्रैक्ट होती है, उस जोन में नहीं आती है, और वो जोन की रेंज है 105 से 145। अब एस वेव शैडो जोन। अब एस वेव मैंने आपको क्या बताया, ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड्स, राइट। तो बीच वाला क्या है, अपर कोर, इट्स मेड ऑफ लिक्विड, तो सॉलिड में तो आराम से चली जाएगी हर तरफ से, राइट, सही। बट जैसे ये आउटर कोर में घुसने की कोशिश करेगी, जो कि लिक्विड होगा, ये घुस नहीं पाती है, इसका मतलब ये आगे ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगी। तो ये पूरा जो जोन होता है ना, ये पूरा 105 वाला पूरा, ये एस वेव यहाँ पर एंटर नहीं कर पाती, इसी को बोलते हैं एस वेव शैडो जोन। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, ऑब्वियसली एस वेव। तो एस वेव का जो भी शैडो जोन होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पी वेव से। सो दिस इज ऑल फॉर योर अर्थक्वेक, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लेट्स। अब अर्थ में ना कुछ मेजर प्लेट्स होती है, कुछ माइनर प्लेट्स होती है। मेजर प्लेट्स होती है लार्ज इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। मतलब मेजर प्लेट्स, बहुत लार्ज वाली प्लेट्स को मेजर बोलते हैं, और माइनर प्लेट्स छोटी होती है। मेजर प्लेट्स हमारी होती है जो भी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है ना, वो हम मेजर प्लेट्स के हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि पैसिफिक प्लेट्स है, ये लार्जेस्ट प्लेट है, एंटायरली ओशियनिक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड पोर्शन ऑफ अटलांटिक ओशन को कवर करती है। वैसे साउथ अमेरिका है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वेस्टर्न अटलांटिक ओशन फ्लोर को करती है। यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया इसको करती है। तो ये सारे आप देख लेना। अब माइनर प्लेट्स क्या है, स्मॉलर होगी मेजर प्लेट से। एंड माइनर प्लेट्स पूछते हैं बिकॉज ये तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मेजर प्लेट्स है, अगर पैसिफिक बोलो या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बोलो, तो आपके माइंड में स्ट्राइक होगा ना कि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा या ये पैसिफिक वाला पार्ट होगा। बट जो माइनर है उसमें देखो कैकोस प्लेट, ये कहाँ है, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। नास्का प्लेट कहाँ है, ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट मोस्टली अंडरलाइज द अरेबियन पेनिसुला। तो ये आपको ना थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, दैट्स लैंड फॉर्म्स। अब जो विंड हो गई, रिवर हो गया, रनिंग वाटर होगी, ग्लेशियर्स हो गए, वो ना ओवर द टाइम कुछ लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। तो हमें पूछा जाता है कौन सा फैक्टर कौन सा लैंड फॉर्म बनाता है, और बेसिक उसकी क्या है, इरोशनल है, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, या डेफिनेशन क्या है। तो मैंने विंड का जैसे इरोशनल दो ही लैंड फॉर्म्स है, डिफ्लेशन हैलोज एंड मशरूम रॉक्स। अब डिफ्लेशन हैलोज क्या होता है, डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द परसिस्टेंट रिमूवल ऑफ लूज सरफेस मटेरियल्स बाय विंड। मतलब जो भी सरफेस पे लूज मटेरियल होता है वो विंड से जब रिमूव होते रहते हैं ना, तो डिप्रेशन एक फॉर्म हो जाएगा। उस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन हॉलोज। अब मशरूम रॉक्स क्या होता है, रॉक पिलर्स विथ नैरो बेस, मतलब बेस बहुत नैरो है, राइट, बट वाइडर टॉप, टॉप बहुत वाइड है। तो ये जब विंड वाली इरोशनल है ना ये, तो शेप बाय द एब्रेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड। तो विंड ब्लो करती रहती है सैंड को, तो ऐसे शेप बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो ऐसे ही अब डिपोजिशनल देख लेना, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, लूज स्प्लीन क्या होते हैं, एंड सेम आप डेफिनेशन देख लेना, रनिंग वाटर से क्या बनते हैं, देन वी हैव ग्लेशियर्स, एंड एट लास्ट वी हैव सी वेव्स एंड करेंट्स एंड द ग्राउंड वाटर्स। तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप पढ़ लेना इसको एक बार। नाउ वी हैव क्लाउड्स। सो क्लाउड होता है एक मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट और टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशंस। एलिवेशन मतलब क्लाउड तो ऊपर ही बनते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, उससे बने होते हैं, मास होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर। ये क्लाउड की डेफिनेशन है। अब 4 टाइप के मेजर क्लाउड्स हमें पढ़ने होते हैं, साइरस, कलमनस, स्ट्रैटस एंड निम्बस। सीडीएस में क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं, हर बार पूछते हैं कि कौन सा क्लाउड है जो थिन होगा, फेदरी या फाइब्रस होता है, कौन सा पफी कॉटन लाइक क्लाउड है, या उनकी हाइट कहाँ है। सबसे हाईएस्ट वाला क्लाउड है साइरस, जो कि 8000 से 12000 मीटर पर पाया जाता है। देन वी हैव कॉलमनस, जो कि मिड लेवल का है, 4000 टू 7000। फिर आता है स्ट्रेटस, जो कि अप टू 2000, एंड सबसे नीचे वाला है निम्बस। अब जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वेदर फेनोमेनन भी होते हैं, लाइक कोई क्लाउड्स है जो बारिश देंगे, कोई बारिश नहीं होगी बट बहुत चिली डे होगा, राइट। तो जो निम्बस होता है उसमें कॉन्टिन्यूस प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन, स्नो और हेल होती है। अब जो स्ट्रेटस होता है वो चिली डे, ओवरकास्ट चिली डे, ठीक है,
कभी कभी वो लाइट ड्रिजल या स्नो प्रोड्यूस कर सकता है। देन वी हैव कॉलमनस, ये फेयर वेदर क्लाउड्स है। एंड देन वी हैव साइरस, वो भी फेयर वेदर है बट द साइन ऑफ एन अप्रोचिंग चेंज इन वेदर, मतलब अगर वेदर चेंज होने वाला है तो ये अप्रोच साइन को दिखाते हैं। अब ना क्लाउड्स के 10 बेसिक टाइप्स होते हैं, ये तो 4 मेजर है, ठीक है। अब 10 बेसिक टाइप्स और होते हैं जिसमें से 3 कैटेगरी होती है। एक होती है हाई लेवल वाली। हाई लेवल में कौन से क्लाउड्स आते हैं? एक तो आएगा आपका साइरस, एक आएगा सीरोकुलमनस, और एक आता है साइरोस्ट्रेटस। आप याद कर लेना, जैसे साइरस सबसे ऊपर वाला है ना, तो सेरा साइरस सेरो सीरो करके। फिर मिड लेवल में आते हैं एल्टोकुलमनस, एल्टोस्ट्रेटस एंड निम्बोस्ट्रेटस। और लास्ट में लो लेवल, इसमें कौन से आएंगे? इसमें कुमुलस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटोकुलमनस। तो ये 10 मेजर टाइप्स है अपार्ट फ्रॉम दिस 4। अब नेक्स्ट वी हैव कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कोपियन ने ना क्लाइमेट के कुछ नाम दिए हैं, लाइक कोड्स दिए हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो डिनोट करते हैं ए से, ड्राई क्लाइमेट फॉर बी, वार्म टेम्परेचर है सी के लिए, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है डी के लिए, एंड कोल्ड क्लाइमेट है ई के लिए। अब डेफिनेशन क्या है? ट्रॉपिकल कहाँ होगा? जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। तो ड्राई कहाँ होगा? जहाँ पर पोटेंशियल इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। वैसे आगे के पढ़ लेना। इसमें उन्होंने अपार्ट फ्रॉम द मेजर कोड्स उन्होंने एक सब डिवीजन भी दिया है। प्रेसिपिटेशन में उन्होंने दिया है कि एफ होता है नो ड्राई सीजन, एम होता है मानसून क्लाइमेट, डब्ल्यू है विंटर ड्राई एंड एस है समर ड्राई। अब टेम्परेचर के बेसिस पे क्या डिवीजन है? स्मॉल ए है हॉट समर, बी है वार्म समर, सी है कूल समर एंड डी है वेरी कोल्ड विंटर। और ड्राई क्लाइमेट जो कि ग्रुप बी है, अभी ग्रुप बी क्या देखा था हमने? ड्राई क्लाइमेट्स। तो ड्राई क्लाइमेट्स के भी सब डिवीजन है। सबसे पहला है एस विच इज स्टेप और सेमी एरिड क्लाइमेट, ये ट्रांजिशनल क्लाइमेट है बिटवीन अ डेजर्ट एंड अ मोर ह्यूमिड क्लाइमेट। और डब्ल्यू होता है डेजर्ट क्लाइमेट, ये ट्रांजिशनल है बिटवीन डेजर्ट एंड मोर ह्यूमिड, बट डब्ल्यू होता है डेजर्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है और उसका टाइप है ट्रॉपिकल वेट, तो लेटर कोड है ए एफ। अब ए तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, राइट, और एफ है नो ड्राई सीजन। नो ड्राई सीजन मतलब वेट होगी चीजें, तो एफ होगा क्या? अगर नो ड्राई है तो वेट होगा ना, एफ, राइट। तो ऐसे ही कोड आएगा। अगर ट्रॉपिकल मॉनसून है तो ए एम है कोड। अब ए तो है ट्रॉपिकल के लिए, अब एम क्या है? मॉनसून क्लाइमेट। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, फिर ही आप कर पाओगे। तो ये टेबल है, आप इसको रीड कर लेना, और इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। ओके, सो नाउ वी हैव सॉइल्स। तो सॉइल हॉरिजन लेयर्स, तो सॉइल की ना 5 मेजर लेयर्स है। ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन जो कि टॉप सॉइल है, बी जो कि सब सॉइल है, सी जो कि पैरेंट मटेरियल है, एंड आर हॉरिजन जो कि बेड रॉक है। अब लास्ट वाले में रॉक्स मिलते हैं, ग्रेनाइट, बेसल, क्वाराइट्स एक्सेट्रा। एंड सी हॉरिजन ये वेदर्ड रॉक है, वेरी लिटिल ऑर्गेनिक कंटेंट। बी में आता है मिनरल रिच, लेस ऑर्गेनिक कंटेंट। ए हॉरिजन जो कि सबसे फर्टाइल सॉइल होती है हमारी, मिनरल, ह्यूमस और प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और ओ वाले में ऑर्गेनिक लेयर्स आती है, डिकम्पोज, लीव्स, रिच एंड न्यूट्रिएंट्स। अब सबसे पहले सी वाली फॉर्म होती है, फिर बी वाली होती है, एंड लास्ट में ए वाली होती है, ऐसे जाता है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो इंडिया में ना कितनी टाइप की सॉइल पाई जाती है? एक तो एलुवियल सॉइल है, ये रिवर डिपॉजिट करती है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर डेल्टास के किनारे पाई जाती है। 2 मेन टाइप्स है, भंगार बोलते हैं ओल्ड वाली एलुवियल सॉइल को, एंड खद्दर बोलते हैं न्यू वाली एलुवियल सॉइल को। अब जितनी भी सॉइल्स है ना इंडिया में, वो सारी नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। ब्लैक सॉइल है जिसको हम रेगुर सॉइल बोलते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कॉटन किस सॉइल में सबसे अच्छा ग्रो करता है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल और द रेगुर सॉइल, और ये डेक्कन प्लेट्यू वगैरह जो है ना वहां पर फाइंड की जाती है। पैटी एंड मार्शी सॉइल, ये केरला, सुंदरबन एंड पार्ट्स ऑफ बिहार में वाटर लॉग्ड होती है ये। देन वी हैव रेड सॉइल जिससे ब्रिक्स बनते हैं, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे पाई जाती है। एंड दिस इज फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, आयरन में रिच होती है इसीलिए रेड कलर होता है। देन लैटेराइट सॉइल, ये हैवी रेन से कॉज होती है एंड एसिडिक होती है, टी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉफी हो गया।
देन डेजर्ट की सॉइल, ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में होती है, सैंडी होती है, सेलाइन होती है, वाटर रिटेंशन लो होता है इनका। एंड माउंटेन सॉइल जो कि हिमालयस और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में पाई जाती है, लोमी से कोर्स होती है। अब एग्जाम में हमें इंडियन के अलावा एक और चीज़ पढ़नी होती है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ना सॉइल के कुछ नाम दिए है, मतलब क्लासीफाई किया है सॉइल को। तो एफिसोल्स क्या होता है, क्ले रिच सब सॉइल होती है, एंडीसॉल वॉल्केनिक ऐश सॉइल होती है, एरिडिसॉल, एरिड से याद रखो, एरिडिसॉल क्या होता है, ड्राई डेजर्ट सॉइल। तो वैसे आप सारे देख लेना एक बार इनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंडिया में अगर पूछी जाए ना यूएस के हिसाब से कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है, तो इंसेप्टी सॉइल्स ये वाली सबसे ज्यादा है इंडिया में। Now next we have rock type and formation. 3 रॉक के टाइप है, igneous, sedimentary and metamorphic. So रॉक क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मासेस होते हैं मिनरल्स के। 3 मेजर टाइप्स है। सबसे पहला है igneous रॉक। जो igneous रॉक है ना, दैट इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा, और इसे हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। 2 मेन टाइप है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंट्री रॉक। ये फॉर्म होती है बाय एक्युमुलेशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट्स एक जगह पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, बहुत टाइम के बाद होता है। 3 मेजर टाइप है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री, ऑर्गेनिक एंड केमिकल सेडिमेंट्री। देन वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक। जब एग्जिस्टिंग इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को हम हीट, प्रेशर या केमिकल एक्टिविटी से ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं। अब जब स्लेट कब मिलता है, जब हम शेल पे प्रेशर या हीट अप्लाई करेंगे, मार्बल लाइमस्टोन से, क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन से, और गाइनेसिस ये ग्रेनाइट से। अब होता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है कि रॉक्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैग्मा कूल होगा तो फॉर्म इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक वेदर्स एंड इरोड्स इनटू सेडिमेंट्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बांट जाएंगे जो कॉम्पैक्ट एक जगह इकट्ठे होने पर सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। फिर जब सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक को हम हीट एंड प्रेशर देंगे, तब मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, और ओवर द टाइम मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो जाएंगे बैक इनटू द मैग्मा। नाउ वी हैव हिमालयास। तो हिमालयास जो है ये इंडिया के यंग माउंटेन्स बोले जाते हैं, और अरावलीज को ओल्ड माउंटेन। अब डिवीजन है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम, मतलब जहां जहां पर जो भी हिमालयास है उस हिसाब से नाम आया है। अगर इंदस और सतलज रिवर के बीच है तो पंजाब, सतलज और काली नदी के बीच है तो कुमाऊं, काली और तीस्ता नदी के बीच है तो नेपाल, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है तो असम हिमालयास। अब जो नॉर्थ साउथ डिवीजन है, सबसे ऊपर आता है हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे हम तिब्बत हिमालय बोलते हैं, और आपको पता है K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वो यहीं पर है, और लद्दाख भी यहीं पर है। देन वी हैव ग्रेटर हिमालयस, जिन्हें हम हिमाद्री बोलते हैं। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है। लेजर हिमालय ये मिडिल हिमालयास है, जहाँ पर हिल स्टेशन है ना, शिमला, मसूरी, नैनीताल, पीर पांजल। देन वी हैव शिवालिक जो कि आउटर हिमालय है, यहाँ पे डून्स जो है ना वो फाउंड होते हैं। एंड देन वी हैव पूर्वांचल हिल्स जो कि इस तरफ आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये एक्सटेंशन है हिमालय का इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पटकाई रेंज, नागा हिल, लुसाई हिल, मिजो हिल्स इस तरफ आती है। अब एक ना होते हैं कश्मीर हिमालयास। यहाँ पर एक चीज पाई जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज करेवा। सैफरन पता है, सैफरन करेवा से ही फॉर्म होता है, और क्या बोलते हैं कश्मीर में इसको, जैफरन बोलते हैं। अब रिवर के ना कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। सो सबसे पहला है डेंड्रेटिक पैटर्न, ये सबसे कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है। होता क्या है इसमें, आपको अभी बायो में क्या पढ़ा था, डेंड्राइट्स न्यूरॉन याद है, तो कैसे थे, ऐसे थे ना, ऐसे। सो जब भी रिवर ऐसी होती है ना, ऐसे फॉर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल्स पे जब मिलती है ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर के साथ। अब ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस होता है जैसे कि ये नदी है मेन वाली, ऐसे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन हो रही है ऐसे, तो इसको हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं कि पैरेलल फ्लो होगी ईच अदर, ठीक है, ईच अदर पैरेलल फ्लो है, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल पर ज्वाइन करेगी दिस। ये पैरेलल फ्लो हो रही है इधर इधर, बट ये वाली क्या है, राइट एंगल पर ज्वाइन हो रही है। देन वी हैव रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये क्या होता है कि ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में आती है नदियाँ, और इधर साइड में ना रॉक्स होते हैं काफ़ी, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न क्या होता है, एक जगह है सपोज हाई पॉइंट, वहाँ से ना बहुत सारी नदियाँ ऐसे बाहर निकलेंगी ऐसे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमरकांटक प्लेट्यू है, ठीक है, जहाँ से नर्मदा और सोन निकलती है।
अब सेंट्रीपिटल ऑपोजिट है रेडियल का, यहाँ पर बहुत सारी नदियां एक जगह पर मिलेंगी, ठीक है, ऐसे इस बीच वाली जगह पर। लोकतक लेकिन मणिपुर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये ड्रेनेज पैटर्न्स है रिवर के। नाउ वी हैव द रिवर सिस्टम। आपको मैंने एप्केट में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि दो तरीके के रिवर्स होते हैं, एक हिमालयंस और एक मॉनसूनल। तो जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो 3 टाइप के हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। एंड मॉनसूनल रिवर जो कि मॉनसून में जब बारिश होती है, जब पानी भर जाता है नदियों में, सो दैट्स द मॉनसून रिवर। अब जो गंगा रिवर है, ये अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना देवप्रयाग में, तब गंगा रिवर फॉर्म करती है। तो अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है एंड वो 4 नदियां जैसे निकलती है ना, तो 4 अलग अलग नदियों से वो मिलती है। धौलीगंगा से एट विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी एट नंदप्रयाग, पिंडर एट कर्णप्रयाग एंड मंदाकिनी एट रुद्रप्रयाग। अब भागीरथी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और जब अलकनंदा में 4 नदी मिलकर भागीरथी से वो देवप्रयाग में मिलती है, तो इससे आगे ये गंगा होती है और गंगा बनकर ये आगे फ्लो करती है। फिर आगे ये जाती है वेस्ट बंगाल, वहां पर डिवाइड हो जाती है, एक हुगली की तरफ चली जाती है हुगली नदी, एंड दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है एस पद्मा। देन भी है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। जो एंग्सी ग्लेशियर है ना, लेक मानसोनोवन इन तिब्बत, जिसको हम यारलांग सैंगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में यारलांग सैंगपो है। ये अरुणाचल नामचा बर्मा पास से एंटर होती है, वहां पर इसे दिहांग या सिहांग बोलते हैं। ये वाला ऐसे मुड़ जाती है ना यहाँ पर, ठीक है। फिर जब असम में एंटर होती है ना, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर ये भी बांग्लादेश जाती है जमुना के नाम से, फिर वहां से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, और ये मिलकर आगे पद्मा के नाम से जाते हैं। फिर मणिपुर से बैरक रिवर आती है, ये मेघना के नाम से आती है। फिर पद्मा और मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। आप ना एप्टेट का वो स्पेसिफिक पार्ट देख लेना, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। अब नेक्स्ट वी हैव इंडस रिवर। ये माउंट कैलाश जो है, बुकारचू ग्लेशियर वहाँ से आती है। ये इंडिया के पास एंटर करती है डैमचोक लद्दाख में, और फिर ये पाकिस्तान जो है ना, ले बल्तिस्तान गिलगित वहाँ से फ्लो करती है, और फिर अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अब 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। तो इंडिया के पास है रवि, ब्यास, सतलज, पाकिस्तान के पास है इंडस, झेलम एंड चेनाब। और पंचनट किसे बोलते हैं, जहाँ पर ये 5 नदियां मिलती है, पाकिस्तान में जगह है ये। अब ये जो 5 नदियां है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ एंटर करती है, किसको कौन ज्वाइन करता है। एक सतलज बस देख लो, ये बाहर से आती है, शिवकिला पास, मानसरोवर, राकस लेक है ना वहां से, तो ये पढ़ लेना। अब मॉनसूनल रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग होती है। जो ईस्ट फ्लोइंग होती है ना, वो डेल्टास फॉर्म करती है, एंड वेस्ट फ्लोइंग एस्चुरीज फॉर्म करती है। अब लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है गोदावरी, वेस्ट फ्लोइंग है नर्मदा। तो मैंने ओरिजिन लिख दी है टेबल में, कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाके गिरती है। ये सब ऑलरेडी मैंने एप्टेट की वीडियो में इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। उनका नाम भी बता रखा है कि तिब्बत में उस नदी को क्या बोलते हैं, तो आप वो स्पेसिफिक पार्ट अगर देखना चाहो तो देख लेना। नाउ वी हैव मिनरल्स। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स दैट कंटेन 1 और मोर मेटल्स इन देयर रॉ फॉर्म, और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फाउंड होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, आयरन ओर है जो कि उड़ीसा, झारखंड, बैल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है। मैंगनीज जो कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। बॉक्साइट मिलता है उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। और कॉपर हमें राजस्थान की खेतरी माइंस, मध्य प्रदेश के मलांचखंड एंड झारखंड की सिंहभूम। देन वी हैव नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये इसमें कोई भी मेटेलिक एलिमेंट्स नहीं होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। अब इंडिया में एग्जाम्पल है इसका माइका, लाइमस्टोन एंड कोल एंड पेट्रोलियम। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न। ओके, झूम कल्टीवेशन जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मतलब एक लैंड पर जब कल्टीवेशन हो जाता है फिर से जला दिया जाता है, राइट, तो उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब इसके ना कुछ अलग अलग नाम है, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं कि कौन से रीजन में क्या बोला जाता है। मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में जैसे मिल्पा बोलते हैं, ब्राजील में रोको, श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग, वियतनाम में रे। तो आप ये देख लेना, मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आते हैं ज्यादातर। अब लाइंस ऑफ इक्वल वैल्यूज भी पूछी जाती है कि अगर सेम टेम्परेचर वाली लाइन है तो उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं, प्रेशर वाली तो आइसोबार बोलते हैं। अब सेम सैलिनिटी वाली जो लाइन है उसको आइसोहेलाइन, रेनफॉल वाली आइसोहाइट। तो प्लीज गो थ्रू वंस। अब 2 चीजें बताऊंगी, एक है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन क्या है, इट इज द एनर्जी एमिटेड बाय द सन। तो जितना सन एमिट करेगी ना एनर्जी, उसको हम सोलर रेडिएशन बोलेंगे। और दूसरी चीज बताऊंगी इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या है, जितनी सोलर रेडिएशन अर्थ में रीच करती है, मतलब हम तक जितनी आती है, रीचेस अर्थ। ओके,
अब और एक चीज है दैट इज एल्बिडो। अब ये क्या होता है कि जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज सरफेस रिफ्लेक्ट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। मतलब एक सरफेस कितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको एल्बिडो बोलते हैं। व्हाइट भी तो ज्यादा होता ब्लैक से, क्योंकि व्हाइट रिफ्लेक्ट करता था, ब्लैक एब्सॉर्ब कर लेता। और जो व्हाइट एल्बिडो है ना, व्हाइट सरफेसेस वाला जो एल्बिडो है वो ज्यादा होता है ब्लैक सरफेस से। अब क्यों? क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्बर अच्छा है और व्हाइट रिफ्लेक्ट अच्छा करता है, इसीलिए। तो अगर हाई एल्बिडो पूछे तो कौन सा होगा, व्हाइट वाला, और लो वाला पूछे तो कौन सा होगा, ब्लैक वाला। अब रिवॉल्यूशंस भी पूछे जाते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ये एग्रीकल्चर फूड ग्रेन से, व्हाइट वाला मिल्क से। ग्रीन वाला फादर बताया था मैंने आपको एफकेट में, एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट वाला वर्गीस। देन ये सारे गो थ्रू कर लेना। नाउ वी हैव कन्वेंशंस। तो कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? जैसे रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के लिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। तो ये ऑलरेडी है टेलीग्राम में, एफकेट वाली पीडीएफ में, तो आप इसको देख लेना। कन्वेंशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट एंड मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आते रहते हैं। अब दो चीजें रह गई थी बतानी, एक था एल नीनो और दूसरा था ला नीना। एल नीनो और ला नीना क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और दोनों ना पैसिफिक ओशन में होते हैं। जो एल नीनो होता है ना, ये वार्मिंग फेस होता है किसका, ऑफ एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशंस। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन का वार्मिंग फेस होता है, मतलब अनयूजुअली वार्म हो जाना सरफेस वाटर का पैसिफिक ओशन में, उसी को हम एल नीनो बोलते हैं। ये कब होता है, जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है और वार्म वाटर को ना ईस्टवर्ड मूव करवा देती है। और जब एल नीनो होता है ना, तो बहुत ज्यादा ड्राउट्स हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, और बहुत वीक मॉनसून होता है, इंडिया में बारिश वगैरह नहीं होती। अब इसका दूसरा है ला नीना। ये क्या है, ये कूलिंग फेज है, किसका है, सेम ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब मतलब क्या है, सेम पैसिफिक ओशन में जो वाटर है उसका अनयूजुअल कूलिंग हो जाएगी, और कब होता है, जब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और वार्म वाटर को ये वेस्टवर्ड पुश कर देती है। और जब ला नीना होता है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉनसून होती है इंडिया में, और अबोव एवरेज रेनफॉल होती है। तो ये दो चीजें देख लेना, ये आप देख लेना कन्वेंशंस। अब हम ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। तो अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, अर्जेंटीना में पैम्पस, ब्राजील में कैंपस, वेनेजुएला कोलंबिया में ल्यानस, नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए कनाडा वाला रीजन है वहाँ पे पेरिस, यूरोप एशिया में स्टेपिस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, न्यूजीलैंड में हम कैंटरबरी ग्रासलैंड्स बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, मंगोलिया चाइना में मंचूरियन एंड हंगरी में पुष्टक। ये जो भी मैंने टेबल में डाला है मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग्स आते हैं। अब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सीडीएस में पूछी जाती है विद रिलेटेड टू ज्योग्राफी, वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ा दी है। एक दो चीजें मैं आपको टेलीग्राम में पीडीएफ के हिसाब से दूंगी, हाईएस्ट पीक्स हो गया, या फिर कौन सी लाइन किसे डिवाइड करती है, या बॉर्डर्स कौन से हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर लेना वहां से। अब आप पीवाईक्यूज देख लेते हैं फटाफट। समझाने वाली सारी चीजें मैंने समझा दी है, अब बस आपको गो थ्रू करना है उन पीडीएफ के थ्रू, एंड जो एक दो चीजें मैं आपको दूंगी उसको बस बाय हार्ट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी वेव एस वेव जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। दे क्रिएट ट्रॉज एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। अभी क्या बताया था ऊपर की ट्रॉज एंड क्रेस्ट होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। परपेंडिकुलर या पैरेलल, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होता है, पैरेलल होता है पी वेव्स का, तो इसका बोथ 1 and 2 करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू इट। दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एक्सिस्ट इन पैचेस एंड फ्लैट बेस, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। सपोज आपको ये दोनों चीजें नहीं पता, आपको हाइट के रिलेटेड मैंने बताया था ना, एक लो होता है 2000 पे होता है, 4 to 7 होता है, और एक अबव 12,000 होता है। तो अगर आपको ये भी पता है तब भी आप कर लोगे। कैसे था, स्ट्रेटस, निम्बस, कलमनस, सिरस, तो कलमनस है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू इट। ये कोपियन क्लाइमेट से आया है। द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट एंड अ लॉन्गर ड्राई। क्लाइमेट ऑफ सुडान एंड पैराग्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाइमेट। अब ये कैसे करोगे, तो बोला गया है कि टेम्परेचर हाई है थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको कोपियन पता है तो इजीली कर लोगे। उसमें ए वाला जो क्लास है
उसमें बताया गया है ना 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला जो भी टेम्परेचर है, तो क्या आएगा? पहला ए वाला किसे डिनोट करता है? ट्रॉपिकल को करता है, ठीक है। अब रेनफॉल वेरिएबल है, शॉर्ट वेट है और लॉन्गर ड्राई सीजन है, तो ये डिनोट होता है डब्ल्यू से, तो ये क्लाइमेट हो जाएगा ए डब्ल्यू। और सूडान और पैराग्वे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट रहती है, उसमें बहुत गर्मी होती है, इतनी बारिश वारिश नहीं होती है, तो ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा इसका आंसर। ये कोपियन क्लाइमेट पढ़ोगे तब भी कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया। बैरक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेस इन द हिल्स ऑफ मेघालय। अभी थोड़ी देर पहले जब ब्रह्मपुत्र पढ़ा रही थी तो क्या बोला था कि बैरक रिवर आती है मणिपुर से और वो मिलती है ब्रह्मपुत्र से और फिर वो आगे चली जाते हैं बांग्लादेश में। तो मेघालय से तो राइज नहीं होती, मणिपुर के हिल से ही राइज होती है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा है द घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। ये सही है। जो घाघर रिवर है ना, ये शिवालिक हिल से ओरिजिनेट होती है और ये हरियाणा और पंजाब के बीच में फ्लो करती है, और ये ना मतलब थार डेजर्ट में ना ड्राई अप हो जाती है, ये सी की तरफ नहीं जाती है, तो ये करेक्ट है। अब पुथिमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। मानस वाला तो सबको पता ही होगा क्योंकि मानस नेशनल पार्क है उधर, तो मानस तो है ही ब्रह्मपुत्र का। अब पुथिमारी भी होती है, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से करेक्ट कौन से है स्टेटमेंट? 2 and 3। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। ये तो एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए। दिहांग, दिबांग, नीलगिरीज, नौखरेक एंड शीशाचालम। इसमें से नीलगिरीज ही होगा, क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, इन तीनों में ही होता है, तीनों स्टेट्स में। नीलगिरी हिल्स आपको पता है कि नहीं, तीनों में है, तो यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलोमोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। सो जो कुलोमोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ना, वो कुलोमस कंजस्टेड क्लाउड या निम्बो स्ट्रेटस जो होते हैं ना, उससे फॉर्म होते हैं। दोनों से नहीं होते, सिर्फ इससे होते हैं या फिर इससे होंगे, तो ये सेम ही है, तो ये होगा आंसर। कुमुलस जो क्लाउड होता है ना, इसका एक एडवांस फॉर्म होता है, ये कुमुलस कंजस्टेड क्लाउड्स। और निम्बस जो होता है ना, ये रेनफॉल वगैरह इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन एनी यूटी ऑफ इंडिया। सो मोरिरी लेक सबको पता होगा, ये लद्दाख में है, तो यूटी है ये हमारी। उलर लेक भी सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में है, ये भी यूटी है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर ये नहीं भी पता, इतना तो पता होगा आपको, पॉइंट कैरिमल वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, तो ये हमारी यूटी थोड़ी है, स्टेट है। Which of the following peaks are situated in India? धौलागिरी, नामचा बर्मा, कामेत एंड मकालू। सो अभी एक ये देखो, पहले नामचा बर्मा अभी बताया था ना कि ब्रह्मपुत्र जो है रिवर, वो जब एंटर करती है तो नामचा बर्मा से मुड़ जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, तो ये है। कामेत जो है ये उत्तराखंड के जो गढ़वाल हिल्स है ना, वहां पर है। धौलागिरी इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। और जो मकालू है ये भी इंडिया में नहीं है, ये नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है ना, उसमें है। तो इसमें से कौन सी इंडिया में सिचुएटेड है? 2 and 3। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैडली सेल्स के ऊपर है। जो हैडली सेल्स है, दे आर द की इन अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न्स ऑफ अर्थ। हैडली सेल्स आर फॉर्म बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस, क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। अब जिसने सेल्स अच्छे से समझा होगा उसको पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हैडली सेल्स विंड पैटर्न की वजह से होता है, कोरोनिस्पोर्स, एंड जो है ना उसकी वजह से इक्वेटर हीट अप हो जाता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर बताया था ना आपको, तो ये दोनों करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओशन करंट से रिलेटेड है। ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न्स। अभी जब हम अटलांटिक ओशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी सी हो जाती है और बीच में एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसको हम गायर बोलते हैं, बताया था ना। तो पहला वाला तो सही होगा, दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न्स। दूसरा है इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन फ्लोवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब जो इक्वेटोरियल करंट है ना, वो क्या कोल्ड वाटर को लेके जाते हैं या वार्म वाटर को लेके जाते हैं? हमने क्या देखा था कि जो इक्वेटोरियल करंट है वो इक्वेटर के पास है, सन वहां पर ज्यादा है, तो वार्म वाटर ही लेके जाएंगे, कोल्ड थोड़ी लेके जाएंगे। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करंट बट 2 इज फॉल्स। अगर इतना नहीं भी पता हो, इतना तो पता है ना कि इक्वेटोरियल करंट क्या है, वार्म होता है। अब नेक्स्ट वॉल्केनोस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्ट वॉल्केनोस आर करेक्ट? Arc volcanoes are found near divergent plate boundaries. Some of the world classical example of cone structure shaped stratovolcanoes such as Mount Fuji in Japan, Mayo in Philippines are arc volcanoes. And some of the highest volcanoes on earth are arc type, notably Nevado, Ojos del Salado in the Chilean Andes. अब सपोज आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो इसको छोड़ देना, करने की जरूरत है नहीं। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर पढ़ने के बाद भी हमें नहीं पता होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो आर्क वॉल्केनो आपको अगर नहीं पता है तो इट्स बेटर कि आप छोड़ दो। जो आर्क वॉल्केनोस है ना, दे आर नॉट फाउंड नियर द डाइवर्जेंट प्लेस, ये कन्वर्जेंट के पास मिलते हैं। और ये दोनों है ना एग्जाम्पल्स, ये करेक्ट है। मैं मानती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने डाले हैं कि हाँ, हमने जो भी पढ़ा है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें नहीं पता हो, तो जरूरी नहीं है उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बदले आप और दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में या करंट अफेयर्स में। अब नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट। तो पहली चीज है, एस वेव आर स्लोअर देन द पी वेव्स। ये करेक्ट है क्योंकि पी वेव फास्टर होती है, हमने देखा था एस वेव से, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपासेस। ऐसा था क्या? The next we have S wave can travel only through solid and cannot travel through the Earth's outer core। ये तो शैडो जोन जब पढ़ा था तभी पता है कि S wave सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है और P wave सॉलिड लिक्विड गैस से, तो ये भी करेक्ट है। Seismologists have concluded that the Earth's outer core must be liquid or fluid। अभी जब मैंने आपको डायग्राम समझाया था बनाकर कि ये लिक्विड होता है आउटर वाला, इनर वाला फिर सॉलिड होता है, फिर ये वाला सॉलिड होता है, तो उसमें आउटर वाला लिक्विड दिखाया था ना मैंने आपको, तो ये भी करेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यही करेक्ट नहीं है, जो S वेव है ये डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला। अब पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट आपको कुछ रेंजेस को या कुछ कंट्रीज या स्टेट्स को लगाना पड़ता है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एज वन मूव फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। अब ऑप्शंस देखो, 1 या 2 में से सबसे पहला कुछ आएगा। सो काकाकोरम पहला आएगा या कुनलुन पहला आएगा? सो अगर हम देखें ना तो कुनलुन फर्स्ट आता है, उसके बाद आता है आपका काकाकोरम, नॉर्थ से साउथ। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गए। अब लद्दाख और जास्कर में से ना आपका जो जास्कर है वो बिल्कुल टुवर्ड्स द साउथ है और लद्दाख बीच में है। जो जास्कर रेंज है ये थोड़ी जम्मू कश्मीर की तरफ आ जाती है, तो इस वजह से अगर आपको ये नहीं भी पता, इतना तो पता है जो जास्कर ये थोड़ा जम्मू की तरफ है, तो ये बाद में आएगा, पहले लद्दाख आएगा, तो इस वजह से 4 लास्ट में आएगा और फिर 3 आएगा और फिर 1 एंड फिर 2। तो ये आंसर है। जब आप मैप स्टडी करोगे ना तब आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए। Which of the following statement with reference to saline soil in India are correct? They are rich in nitrogen। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया में कोई भी सॉइल नाइट्रोजन में कभी रिच नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। अब दूसरा लिखा है, दे ऑकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वम्पी एरियाज। तो ये हमने पढ़ा है ना कि जो सलाइन सॉइल है ये एरिड एंड सेमी एरिड में मिलती है, वाटर लॉक्ड होती है, सुंदरबंस वगैरह देखा था ना हमने, तो ये करेक्ट है। तो इस हिसाब से करेक्ट कौन सा हुआ? 2 ओनली। Which one among the following tributaries of Indus River does not originate in the Himalayas? अब इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, उनमें से एक हिमालय में ओरिजिनेट नहीं होती है, गिलगित, कोमल, हुंजा या जास्कर। तो इसमें से जो गिलगित है वो होती है, हुंजा भी होती है, जास्कर भी होती है, जो कोमल है ना ये नहीं होती, तो आपका आंसर बी होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोमल है ना ये ट्रिब्यूटरी तो है इंडस रिवर की, बट ये हिमालय में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये ओरिजिनेट होती है सुलेमान रेंज है एक अफगानिस्तान में, वहां पर अफगानिस्तान में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, इतना तो पता है कि जो जास्कर है, अभी देख कर आए थे ना कि ये काकाकोरम जास्कर ये क्या हिमालय के पार्ट है, तो ये तो हिमालय का पार्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान ये भी हिमालय का पार्ट है। जो हुंजा है, हुंजा एक ट्राइब्स है, वो भी हिमालय में ही होती है, तो गोमल नहीं है। अभी आपने देखा होगा जैसे हमने क्वेश्चंस किए तो काफी क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन जैसे आर्क वॉल्केनो था उसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे भी पता है, फॉर मी ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर कि कहाँ पर कौन सा वॉल्केनो है वर्ल्ड में, या कहाँ पर कौन सा प्लेट्यू है, या ऑल अराउंड द वर्ल्ड कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, क्या है। तो वैसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको कुछ आइडिया नहीं है, इट्स बेटर टू स्किप देन टू लूज मार्क्स। बट यू विल ऑल्सो गेट क्वेश्चन जहाँ पर आप बहुत इजीली कर पाओ, जैसे ओशन करंट्स है, अर्थक्वेक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करना। बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, उसके साथ जिसको एफकेट का देखना है वो 1-2 बार वहां से भी पढ़ सकता है, वहां पे भी काफी 1-लाइनर क्वेश्चंस है, और मैं 1-2 चीजें और डालूंगी टेलीग्राम में रिलेटेड टू बॉर्डर्स एंड द डिग्री चैनल्स एंड लाइन्स या फिर पीक्स वगैरह, आप उस पीडीएफ को पढ़ लेना। बाकी हैव अ गुड डे, बाय।